धन्यवाद भट्ट साहब। अपने भूमिका में चीजें कुछ आसान बना दी। मैं सीधे उसके बाद मैं जरा स्क्रीन शेयर करूं। जी। और ये मेरा सौभाग्य है कि बीजीबीएस जो इतने सालों से, और जब 1988-89 में जब मैंने एमएससी किया था, उसके बाद कुछ समय हम भी श्रीनगर की ज्यादातर एक्टिविटीज में, काफी एक्टिविटीज में हम लोग रहते थे। उस समय बड़े सेमिनार भी हुए थे। और मेरा सौभाग्य है कि मैं बीजीबीएस के काफी साथी हमारे साथी हैं, लेकिन इस तरह से बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स में उसके बाद मैं जुड़ नहीं पाया था। और भट्ट साहब ने ये मुझे ये अवसर दिया, मैं उनका आभारी हूँ। और मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। नमस्ते। तो इसमें स्क्रीन शेयर अब करिए। आज दिख रहा है मेरा प्रेजेंटेशन? हाँ, हो गई स्क्रीन शेयर हो गई। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो गया। तो एक तो ऑडियंस का थोड़ा मेरे को मैंने ये लेमन जैसा रखा है। बहुत साइंटिफिक पहलुओं पर मैं नहीं जाऊंगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि कुछ फैक्ट्स जो ज्यादातर फैक्ट्स तो डोमेन में हैं, कुछ फैक्ट्स शायद आप लोगों को नए मिले, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि वो ये सारा प्रेजेंटेशन में जनपक्षीय एंगल को ध्यान में रखकर मैं आपके सामने रखूं। ये हम लोग जानते हैं कि हिमालय एक फोल्डेड माउंटेन है, और हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट का यूरेशियन प्लेट के साथ टकराने से हिमालय का उत्थान हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ, हिमालय का जन्म हुआ। और ये उत्थान की प्रक्रिया आज भी जारी है। ये मैंने इस कार्टून में ये दिखाया है कि जो ये बहुत सारे लोगों ने ये देखा होगा कि भारतीय उपमहाद्वीप की जर्नी डाउन द ईयर्स 71 मिलियन ईयर्स से और आज तक कैसी रही है। प्रेजेंट पोजीशन आप देखें और उसके बाद ये देखें। ये तो इसने हिमालय का दूसरा कार्टून ये बताता है कि हिमालय असल में जब दोनों प्लेटें टकराई तो ये उठा कैसे, और इस उठने की प्रक्रिया में जो दरारें इसमें पड़ी हैं, वो दरारें बड़ा गेम चेंजर हैं पूरे हिमालय में। जब से इसकी उत्पत्ति हुई है तब से लगातार इन दरारों के कारण उत्थान भी होता है, इन दरारों के कारण भूकंप भी आते हैं। इन दरारों पर हुए हलचल के कारण, मूवमेंट के कारण ही हिमालय की सारी चट्टानें भंगुर हैं। हिमालय में लैंडस्लाइड्स बहुत ज्यादा होते हैं, और हिमालय की सारी टेरेन फ्रेजाइल है। अगर हम देखें कि इस दबाव की प्रक्रिया में जो भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट, दो लड़कियां समझ, जो ये महिलाएं हैं, अगर एक तरफ से मैं बोलूं कि ये भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ से जोर लग रहा है, और दूसरा यूरेशिया की तरफ से जोर लग रहा है, तो इस तरह से बीच की चट्टानें मुड़ी हैं। और ये हमको यत्र तत्र ये सारी फोल्डिंग हमको रॉक्स में मिलती हैं। दूसरा मैंने कार्टून दिखाया है कि जो हेलंग, अलकनंदा वैली में हेलंग है, जहां पे कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट गुजरता है, वहां पर इतनी टाइट फोल्डिंग हमको दिखती है। ये आपको बहुत आयत में हिमालय में ये मिलेंगी। अगर हम हरिद्वार से और बद्रीनाथ मलारी की तरफ अगर हम हिमालय को ऊर्ध्वाधर काटे, मतलब सीधे नदी के अलोंग काटे, तो हमको कुछ इस तरह से दिखेगा। आप देखेंगे कि एक उच्च ऋषिकेश के बाद उत्तर की तरफ को अगर हम चले तो यहां से आप देखेंगे कि उत्तरोत्तर हिमालय ऊंचा होता जा रहा है। और हायर हिमालय जहां पे लिखा मैंने, वहां पे उच्चतम इसकी एवरेज हाइट होती है। उसके बाद फर्दर नॉर्थ की तरफ जाए, अगर हम मलारी से उत्तर की तरफ जाएं, तो फिर वहां से फिर टोपोग्राफी कम होने लगती है। इसी के साथ मिलते हुए अगर आप देखेंगे तो जो ब्लू लाइन में दिखा रहा हूं, ये ब्लू लाइन दो पीक्स इसमें दिख रही हैं। ये दो पीक कुछ नहीं है, ये पीक दिखाती हैं कि जैसे ही
यहाँ पर एमसीटी को क्रॉस करते हैं, हर नॉर्थ की तरफ को हम चलते हैं तो सडन यहाँ पर हाइट बढ़ती है हिमालय की। और आपने देखा भी होगा कि एवरेज हाइट यहाँ पे ऊंची दिख रही है, जो ऊंची ऊंची पहाड़ जैसे दिख रहे हैं, उसकी वजह से ये ओरोग्राफिक बैरियर बन जाता है, ये पहाड़ का बैरियर बन जाता है। उसकी वजह से ये जो नीला पीक है ये अतिवृष्टि का पीक है, यहाँ पे वृष्टि की एवरेज ज्यादा हो जाती है। दूसरा एवरेज का हाइट आता है एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो कि मैं कह रहा था कि हेलंग में या उत्तरकाशी में चले जाओ तो भटवाड़ी में, या इधर से मुनस्यारी की तरफ चले जाओ, उधर इन सारे यहां पर क्रॉस करते ही आपको दूसरा उच्च पीक मिलता है रेनफॉल का। तो दो पीक्स हमको सदर्न माउंटेन फ्रंट पे, एक एमसीटी के साउथ में जिधर शिवालिक्स वगैरह है, जिधर उसके बाद इंडो गंगेटिक प्लेन का फुटिल मिलता है, फ्रंट मिलता है, माउंटेन का फ्रंट मिलता है एक, तो वहां पे आपको बहुत जबरदस्त बारिश की पीक मिलती है, जिसमें हमारा देहरादून है। आज भट्ट जी कह भी रहे थे कि बहुत तेज बारिश आ रही है, क्योंकि एब्रप्ट हाई है। अगर उत्तर की तरफ देखोगे तो सीधे पहाड़ दिखते हैं और पीछे की तरफ मैदान दिखते हैं। दूसरा ऐसी ही स्थिति एमसीटी मतलब पिपलकोटी के नॉर्थ में अगर हम जाएंगे, या भटवाड़ी के नॉर्थ में, भटवाड़ी पर हम जाएंगे, तो वहां आपको इस तरह की स्थिति मिलेगी बारिश की। अब ये बताने का कारण क्या है मेरा, इसकी वजह से एक तो मैंने बताया कि इसमें जो दरारें हैं, दूसरा मैंने बताया इसकी रेन्स की जो फोकस्ड रेन है, जिसको कहते हैं बिल्कुल फोकस्ड रेन, उन फोकस्ड रेन की जो स्थिति है, उन फोकस्ड रेन की वजह से यहां अतिवृष्टि जनित आपदाएं कि क्योंकि पहले ही फ्रेजाइल टेरेन है उसकी वजह से, और दूसरी बात ये होगी कि बारिश की वजह से इसमें लैंडस्लाइड्स की प्रवृत्ति बढ़ती है, लैंडस्लाइड्स अब बहुत आयत में आते हैं। अगर अब पहले हम इसमें मैंने दिखाया कि भूकंप की बात, जब हम कह रहे थे कि दरारें हैं उसकी वजह से भूकंप आते हैं, तो सन 2001 में एक पेपर आया साइंस में। रॉजर विल्हम विश्व के बहुत बड़े भूकंप विज्ञानी हैं, और प्रोफेसर गौड़ हमारे देश के हैं। इन सब लोगों ने एक मॉडल प्रकाशित किया और उन्होंने ये पाया कि हिमालय, वैसे तो सर्वत्र हिमालय का जो पूरा आर्क है 2500 किलोमीटर का, या इसमें हिंदुकुश एरिया भी मिला दिया जाए तो 3200 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है, ये संपूर्ण भूकंप की दृष्टि से बहुत ज्यादा संवेदनशील है। परंतु इसमें संवेदनशीलता और इसके नीचे एकत्रित ऊर्जा की मात्रा सब जगह बराबर नहीं है। ये हिमालय ऊर्ध्वाधर वर्टिकल अगर देखो, जो नॉर्थ साउथ की तरफ अगर हम काटें, तो ये इस तरह से सेगमेंट्स में बटा हुआ है, ये संपूर्ण एक जैसे यूनिफॉर्मिटी इसमें नहीं है। और तब उन्होंने पाया कि जो हमारा ये सेंट्रल हिमालय, जिसमें कुछ पोर्शन हिमाचल का आता है, ईस्टर्न पोर्शन, और संपूर्ण उत्तराखंड का जो पोर्शन आता है, यहां रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, भूकंपों की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में 8+ का भूकंप बहुत पहले से 500-600 साल से नहीं आया। भट्ट साहब एक जिक्र कर रहे थे 1803 के भूकंप का। 1803 का भूकंप बड़ा भूकंप था, उसके बारे में लिटरेचर में अवेलेबल भी है, लिटरेचर अवेलेबल है, हार्डविक हो गया, रेपर हो गया, इन लोगों ने उसको डॉक्यूमेंट भी किया है। लेकिन एक बात जरूर है कि वो भूकंप आज वैज्ञानिक मानते हैं, सारे वैज्ञानिकों ने, जो उसका जो डैमेज है, उसकी वजह से जो डैमेज हुआ था, उसकी वजह से उसको मैग्नीट्यूड 7.6 के करीब मानते हैं, 8 नहीं मानते। बड़ा ऊर्जा को उत्सर्जित होने के लिए 8 या 8 से बड़ा भूकंप चाहिए। और इस दृष्टि से वैज्ञानिक आज मानते हैं कि सबसे अधिक संवेदनशील अगर कोई क्षेत्र है तो वो उत्तराखंड और हिमाचल का ईस्टर्न वाला पोर्शन है, सिरमौर वाला एरिया है। ये दोनों, ये पूरा एरिया 500-700 किलोमीटर का, इस एरिया को बहुत समय से भूकंप नहीं आया है और ड्यू है, ओवर ड्यू है, और इसको हम कहते हैं सेंट्रल सेस्मिक गैप। अब बात तो आ रही है आपदाओं की, तो अब हम नेचुरल डिजास्टर्स की बात करते हैं। तो भूकंपों की बात हमने करी है, भूकंप तो
आते हैं, भूकंप एक साल में भी 50 भूकंप के झटके आते रहते हैं। कभी कभी बड़े भूकंप आ जाते हैं, जैसे 1991 का 1999 का भूकंप आया, मुजफ्फराबाद का 2006 का शायद भूकंप आया। इसके अतिरिक्त भी ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट में भी भूकंप आते हैं। अगर हम देखें बड़े भूकंपों का, अगर हम देखें तो 1905 का कांगड़ा भूकंप, 1934 का बिहार और नेपाल बॉर्डर का भूकंप, और 1950 का असम का भूकंप, ये बहुत त्रासद भूकंप थे, बहुत भयानक भूकंप थे। और उसके अलावा 1991 और 99 के भूकंप, उत्तराखंड के 2 भूकंप हैं। इसके बावजूद भूकंपों के प्रति अगर हम भूकंपों के मद्देनजर अगर लापरवाही हो रही है, वो भी वैसे देखा जाए तो बहुत ही खतरनाक बात है, लेकिन वो समझ में आती है क्योंकि वो कभी कभी आते हैं। लेकिन जो हर साल हम झेल रहे, जो सबसे ज्यादा जो डिजास्टर्स आ रहे हैं, जो बारिश के मौसम में जो लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड्स के कारण जो डिजास्टर्स आ रहे हैं, उन डिजास्टर्स की प्रति वर्ष पुनरावृत्ति हो रही है। हर वर्ष उनकी संख्या बढ़ रही है और आकार बढ़ रहा है। उसके बावजूद भी असंवेदनशीलता, ये बात समझ में आने लायक नहीं है। ये कैसे क्यों हो रहा है? कोई भी इस मामले में, जितने भी वो पॉलिसी मेकर्स हैं, प्लानर्स हैं, एग्जीक्यूट करने वाले हैं, वो हिमालय को उसके बावजूद भी उतनी ही सतहीपन से देख रहे हैं, संवेदनशीलता से नहीं देख रहे हैं। हम विकास का विरोधी नहीं है। आप आफ्टर ऑल आप आदम युग में नहीं जी सकते। आपको भी सड़कें चाहिए, आपको भी सारी फैसिलिटी चाहिए, अच्छा एजुकेशन सिस्टम चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन टेरेन की संवेदनशीलता, जो यहाँ रह रहे हैं, वो तभी तो वो उस सुख को भोग पाएंगे जो आप सो कॉल्ड विकास के नाम पे दे रहे हैं, जब वो जिंदा रहेंगे। हमने ऐसा कर दिया है, टेरेन को छलनी बना दिया है। उसकी वजह से प्रतिवर्ष, ये रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड ये बात है कि प्रतिवर्ष इन आपदाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। मैं 2 एग्जांपल के जरिए, एक केदारनाथ ट्रेजेडी 2013 की और ऋषिगंगा ट्रेजेडी जिसका भटजी अभी जिक्र कर रहे थे 7 फरवरी 2021 की जो ट्रेजेडी है, इनके बहाने मैं इन दोनों चीजों पर प्रकाश डालूंगा। केदारनाथ में जो आपदा आई, वो असल में अगर मैं उसको मैं वैज्ञानिक दृष्टि से अगर उसका विश्लेषण करूं कि क्यों इतनी बारिश आई, ये देखा गया कि हिमालय में 2 तरह से बारिश आती है। एक बारिश तो आती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी झंझावातों, उत्तर भारत में पश्चिमी झंझावातों के कारण जो यूरोप से आने वाली ठंडी हवाएं हैं, वो मेडिटेरेनियन सी से वो पानी लेती हैं। उसके बाद वो भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करती हैं और हिमालय के क्षेत्रों में टकराती है, यहाँ बारिश करती हैं। एक तो ये है मॉइस्चर का रिजीम। दूसरा मॉइस्चर का रिजीम, क्योंकि ये जून के करीब हो रहा था, जून के करीब बढ़िया मानसून बढ़िया एडवांस चल रहा था। ये 16-17 जून की ये घटना है। इसने करीब 22-25 जून को इसने उत्तराखंड में प्रवेश करना था। ये अरेबियन सी से चला, पेनिनसुलर इंडिया को क्रॉस किया, उसने प्रायद्वीप को क्रॉस किया, उसके बे ऑफ बंगाल तक ठीक जा रहा था। उसने जाना था नॉर्थ ईस्ट से टकरा कर तब रिबाउंड करके राउंड करके तब आता है इधर की तरफ, और इस एरिया में 22-25 जून को इसने आना था। इस बीच क्या हो गया कि उत्तराखंड के ऊपर एक एक्यूट लो प्रेशर का जोन हो गया। उसकी वजह से जो पहले ही से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज यहाँ एक्टिव थे, एक तो मॉइस्चर रिजीम वो था, दूसरा एक्यूट लो प्रेशर जोन बनने की वजह से बे ऑफ बंगाल की तरफ से जो एडवांस कर रहा था मानसून, उस मानसून ने सडन अपना ट्रैक चेंज कर दिया और बजाय नॉर्थ ईस्ट जाने के वो सीधे उत्तराखंड में आ गया। और इतना एक्यूट था ये लो प्रेशर जोन कि कुछ हवाएं सीधे अरेबियन सी से उत्तराखंड की तरफ को आ गई, तो एक तरह से मॉइस्चर का ट्रिपल जंक्शन बन गया। इसलिए सतलुज से लेकर और काली तक के बीच का 700-800 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है, इसमें यकायक पूरे क्षेत्र में असामान्य बारिश हुई। ऐसी बारिश रिकॉर्डेड हिस्ट्री में
इतने बड़े क्षेत्र में एक साथ कभी नहीं हुई, जिसमें सारी 14-15 रिवर्स एक साथ से लबालब बाढ़ से ग्रसित, बाढ़ जिनमें आ गई। ये एक असामान्य मौसमी घटना थी, और इसका भी कारण यही है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि जो ये डिस्क्रीट बिहेवियर, जो अप्रत्याशित बिहेवियर है मौसम का, ये मौसमी बदलाव, मौसम परिवर्तन की वजह से है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। ये लोगों ने इसको देखा भी है, और बड़े मॉडल्स इसमें आए हैं, बहुत अध्ययन आ रहे हैं। अभी भी आईपीसीसी इसमें रिपोर्ट, अभी एक हाल ही में चर्चा में ये रिपोर्ट आई भी है, ये होता है। लेकिन तब भी ये ऐसी बात नहीं थी कि ये ऐसी स्थितियां आती नहीं है, आती हैं, उस समय पहले आ गई, और उस मॉनसून इतना एक्टिव था, इसलिए इतना हैवी प्रेसिपिटेशन हो गया, और 15 दिन, 10-12 दिन, 2 हफ्ते, 1 हफ्ता 10 दिन पहले इस एरिया में इतना भयंकर भूकंप, वो आगे बारिश आ गई। दूसरी बात ये भी थी, एक स्थापित मॉडल है कि जो अगर हम कहते हैं कि एक्सटेंडेड विंटर्स अगर हो, तो साउथ वेस्ट मानसून, समर मानसून वीक होता है। ये वैज्ञानिकों के स्थापित मॉडल है। लेकिन इस बार 2013 की घटना में ये मॉडल नहीं चला। 2012 दिसंबर से बर्फ पड़ने लग गई थी, और मई तक पड़ रही थी, और सारे क्षेत्रों में बर्फ पड़ी हुई थी, पूरे हिमालय ढका हुआ था बर्फ से 2013 में, और बारिश आने की वजह से वो बर्फ भी पिघली, वो भी नीचे घाटियों में आई, उसकी वजह से भी ज्यादा पानी का वॉल्यूम बढ़ा। अब सवाल ये उठता है कि थी तो ये प्रकृति की घटना, तो इतना बड़ा नुकसान क्यों? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2013 की केदारनाथ आपदा में, अगर मैं मंदाकिनी वैली ही, केदार घाटी ही की बात करूं, और उसके बाद अलकनंदा वैली की बात करूं, जो पानी नीचे को आया, अगस्त्य मुनि को छोड़कर जितने भी बस्तियां, जितने भी बसासतें उस टाइम पे वही उनका नेस्तनाबूद हुई, वो 1960 के बाद बनी हुई बस्तियां। और बस्तियां कैसी बनी थी? एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। केदारनाथ से 7 किलोमीटर पहले एक टाउनशिप थी जिसका आज नामो निशान नहीं है, वो है रामबाड़ा। रामबाड़ा में आप देखिए, ऊपर से मंदाकिनी आ रही है, मंदाकिनी रिवर जहां पर आ रही, ठीक उसी के, अच्छा ये ट्रैक इतने चेंज होते रहते हैं। जो ये बस्ती बसी है मंदाकिनी, पहले इधर को आती थी, 100-200 साल पहले कुछ ऐसी घटना हुई होगी जिसकी वजह से तरफ पलट गई। हायर हिमालय में ऐसा पलटा पलटी होती रहती है। उस वैली में, उस जो चैनल था, उसमें बस्ती बसी, और उससे पहले, सबसे पहले गढ़वाल मंडल विकास निगम, सबसे ऊपर देख लीजिए आप, गढ़वाल मंडल विकास निगम जो सरकारी प्रतिष्ठान, वो बनाया गया। उसके देखा से कि पूरी बस्ती बस गई। और इधर देखिए आप, ये श्रीनगर का एसएसबी है। ये 1970 में आई बिरही बाढ़, जो बैलाकोची बिरही बाढ़ थी, उस बाढ़ के बाद जो बना हुआ फ्लड प्लान था, उनका जो ट्रेनिंग सेंटर था, एसएसबी का ट्रेनिंग सेंटर जो था, जो उनका ऑडिटोरियम था, वो उस फ्लड प्लान में बनाया। तो असल में यहाँ वायलेशन ऑफ बेसिक नॉर्म्स का सबसे बड़ा काम सबसे पहले सरकारों ने किया, और उसकी देखा सीखी। फिर जब सरकारों ने कर दिया तो उसका देखा सीखी पे बड़े पैमाने पर पूरे उत्तराखंड में आप जाएंगे, नदियों के किनारे ड्रिबन सेटलमेंट्स हो गए हैं, ज्यादातर बस्तियां नाजायज हैं, ज्यादातर बस्तियां लोगों ने नाले बंद किए हैं, ज्यादातर बस्तियां नदी के किनारे, नदी के से आप कर्णप्रयाग में जाएंगे, आप अगस्त्यमुनि वैली में जाएंगे, हर जगह जाएंगे, नदी से लोगों ने उठा रखे हैं कॉलम, और नदी से घर बना रखे हैं। तो इसकी विराटता तो होनी ही थी। अब देखिए कि इसके अलावा जो हमने कंस्ट्रक्शन किए हैं, उसके अलावा जो डैम्स और रोड्स का जो रोल है, आप श्रीनगर, ये 2013 की आपदा में देखेंगे कि श्रीनगर गढ़वाल जो टाउनशिप है, वहां के उसके अप स्ट्रीम साइड में एक डैम बन रहा था, जो बन गया है। यह है 333 मेगावाट की विद्युत परियोजना योजना, अलकनंदा विद्युत परियोजना जिसको बोला गया। इस
बहुत बड़े घपले के बावजूद 2007 में हमने पेपर पब्लिश कर दिया था, हमने कहा था ये बहुत बड़े लेवल पे ये वायलेशन हो रहा है, ये मक डिस्पोजल गलत कर रहे हैं, ये चैन ओपल चैनल भेज रहे हैं वो भी गलत है, और इन्होंने डिस्पोज ऑफ किया था जो ये है क्या कहते हैं डम, ये मक जो उससे जनरेट हुआ था मलबा, वो नदी के किनारे बिना किसी प्रोटेक्टिव मेजर के उन्होंने नदी के किनारे डाला था। हुआ क्या, उसके बाद वो सडन जब पानी का वॉल्यूम बढ़ा, ये यहाँ पे जो दिखा रहा हूं मैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी का जो स्टेडियम दिख रहा है, उसके पल्ली तरफ पे बहुत बड़ा इलाका, उसका छाप अभी तक दिख रही है, वहां इन्होंने डंप डाला था बिना किसी प्रोटेक्टिव मेजर के। जब नदी का पानी बढ़ा 16-17 जून को, तो उसने इस सारे जो डंप ऐसे नदी किनारे डाल रखा था उसको उठाया, और उसकी वजह से नदी का आकार और बढ़ा, पानी का, उसकी डेंसिटी बढ़ी, उसकी मारक क्षमता बढ़ी, और वो सीधे जाके श्रीनगर के डाउन स्ट्रीम में जो टाउनशिप थी, जहाँ पे ITI है, जहाँ पे SSB है, जहाँ पे पूरी बस्ती थी, वो सारा उसमें तहस नहस करी, और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को बहुत भारी नुकसान हुआ। एक बात और भी मैं कहना चाह रहा हूं कि 2013 की आपदा केदारनाथ में जो हुआ, वो भी नाजायज कंस्ट्रक्शन से बहुत ज्यादा हुआ। उसके बावजूद डाउन स्ट्रीम में आप आते जाएंगे तो सारी नदियां, मैंने जैसे कहा कि पानी से लबालब हो गई थी, आप नदियों के किनारे जाएंगे, जहां जहां पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स थे, ये कोई इंसिडेंस नहीं है, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की वजह से है। हमारे पब्लिकेशन इसमें आए हैं, हमने पब्लिश किया है, हमारे पब्लिकेशन के बाद है जो सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी बनाई थी, वो वहां इंडोर्स की गई, कोर्ट ने वो बात मानी, उसके बाद पेनल्टीज भी पड़ी हैं, लेकिन उसका ये बंद भी हुए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। जैसे जहां जहां पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स थे 2017 की आपदा में, ठीक उसके डाउन स्ट्रीम में तबाही ज्यादा हुई है, बड़ी मात्रा में हुई है। साबित करता है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ने इस आपदा को एग्रीवेट करने में, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। बस्तियों की जहां तक बात हो रही थी, ये पांडुकेश्वर की बात है, ये देखिए गोविंद घाट पांडुकेश्वर में आप देखेंगे नदी में बिल्कुल इतने बड़े वो बन गए, ये गुरुद्वारा देखिए नदी में बना, इस तरह से सारी जगह नदियों में आप देखेंगे ये हाल है। तो इसने कभी ना, आज नहीं तो कल इसने होना ही होना है। ये देखो गंगोत्री एरिया का ये एरिया है, ये हाइड्रो पावर का दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं, ये विष्णुप्रिया परियोजना वाला है, ये था, ये खिरो गार्ड, उसके आप स्ट्रीम में एक खिरो गार्ड, छोटे सी गार्ड थे। 2013 की आपदा बद्रीनाथ की एरिया से नहीं आई, बद्रीनाथ से डाउन स्ट्रीम 15-20-25 किलोमीटर 20 किलोमीटर के नीचे उसके राइट हैंड साइड में एक छोटी ट्रिब्यूटरी थी, इसको कहते हैं खिरोगार्ड। खिरोगार्ड में आया ये मलबा आया, और इसने इसको डाउन स्ट्रीम में इसको तहस नहस कर दिया, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट खत्म कर दिया गया। इसमें बहुत पहले पब्लिकेशन में भी आया था, नवीन जुयाल और MM केमोटी जी ने 80s में जब ये इंस्टॉल होने की बात हो रही थी, तब इन्होंने इस बात का संकेत दिया था कि ये कभी ना कभी बहुत बड़ा खतरा है, इसकी वजह से डाउन स्ट्रीम में भी खतरा आएगा, लेकिन सुनी नहीं जाती है, स्टडीज को सुना नहीं जाता है। एक्टिविज्म, चलो हम एक बार को माना, हालांकि एक्टिविस्ट आज ऐसे अनपढ़ एक्टिविस्ट नहीं है, एक्टिविज्म भी संपूर्ण अध्ययन के बाद एक्टिविज्म होता है, लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूं कि चलो एक्टिविस्ट को आप सिरे से दरकिनार कर दीजिए 1 मिनट के लिए, हालांकि मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। साइंस तो कर रहे हैं लोग, साइंस में पब्लिकेशन आ रहे हैं, इंटरनेशनल पब्लिकेशन आ रहे हैं। अभी जो मैं बताऊंगा ऋषिगंगा पे तो बहुत बड़े बड़े पब्लिकेशन आ गए हैं, 2-3 तो साइंस में पेपर आ गए हैं। हम लोगों ने 3-4 पेपर पब्लिश किए थे, उससे पहले हमने 2013 की आपदा में 2007 में हमने बता दिया था ऐसी आपदा आने वाली है। हमने पंचेश्वर डैम पे आपदा पब्लिकेशन कर दिए, हमने हर जगह बताया है कि भैया इस चीज से खतरा, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, आप इन प्रश्नों को, इन जो संभावित परेशानियां हैं उनको आप एड्रेस कीजिए और आप चीजें बनाइए, लेकिन कोई सुनता नहीं है, बल्कि हम वैज्ञानिकों को भी सिरे से विकास विरोधी करार कर दिया जाता है। ये उसी का है। अब मैं दूसरा बताता हूं, 7 फरवरी ऋषिगंगा जो ट्रेजेडी आई, एक शाइनिंग सुबह थी, और उसमें सुबह 7-7:30 बजे के करीब ये जो ऋषिगंगा ट्रिब्यूटरी है, असल में अगर मैं ज्योग्राफी बताऊं, जो बाहर के लोग हैं, क्यों अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं देवप्रयाग में, लेफ्ट साइड से आती है अलकनंदा, राइट साइड से आती है भागीरथी, और वहां से गंगा बनती है।
अलकनंदा वैली में अगर ऊपर के अपस्ट्रीम की तरफ आप जाएंगे तो पहले मिलती है बड़ी नदी रुद्रप्रयाग में मिलती है, राइट साइड से आती है, वो कहते हैं मंदाकिनी। उसके बाद कर्णप्रयाग में लेफ्ट से आती है पिंडर, फिर उसके बाद नंदप्रयाग में लेफ्ट से आती है नंदाकिनी। उसके बाद उसके और ऊपर चले जाओ तो उसके बाद बिरई आती है, जिसमें 1970 की बाढ़ भी आती है, 1894 की बाढ़ आती है, उसके बारे में मैं बताऊंगा, वो भी लेफ्ट से आती है। और उसके बाद जोशीमठ मिलता है। जोशीमठ के नीचे विष्णुप्रयाग एक जगह है, विष्णुप्रयाग से एक नदी राइट की लेफ्ट की तरफ से मिलती है, जिसको कहते हैं धौली गंगा। ये धौली गंगा आती है लेफ्ट से, कॉमेट की तरफ से आती है, मलारी की तरफ से आती है, नीति घाटी से आती है, और दूसरी बद्रीनाथ से आती है, वो तो अलकनंदा है ही है। इस धौली गंगा जो लेफ्ट की तरफ से आ रहा है, इसकी अपर कैचमेंट, इसके इसी कैचमेंट में रेणी, लाता रेणी, जो कि कहा है भट्ट साहब ने कि ये चिपको मूवमेंट की स्वर्गीय गौरा देवी का जो गांव था, उसके ठीक नीचे एक कॉन्फ्लुएंस है, राइट उसी धौली गंगा में लेफ्ट की तरफ से आती है ऋषि गंगा, जो कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से आती है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व एज पर नॉर्म्स आप वहां टेंट नहीं लगा सकते, आप वहां जा नहीं सकते। उसके लिए 10 साल बाद एक्सपीडिशन जाता है गवर्नमेंट का, और वो वहां की वस्तु स्थिति देखने के लिए जाता है, लेकिन लोकल के लिए वहां कुछ भी अलाउड नहीं है। आप वहां रात नहीं जा सकते, वहां से एक पत्थर नहीं निकाल सकते। और इस ऋषि गंगा पे, इसी रेणी के नजदीक अप स्ट्रीम साइड में जाएंगे तो वहां पे एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया गया था, जो शुरू से ही गांव वालों से लेकर, लेमैन से लेकर साइंटिस्टों ने तक और बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी बोला था कि ये फिजिबल नहीं है, बहुत सेंसिटिव इलाका है, वैसे भी नॉर्म्स का वायलेशन है, ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का वो बफर जोन है, यहाँ आप इलीगली कर रहे हैं। उसके बावजूद वो बनाया गया। 2-3 बार पहले डैमेज हो चुका था, और लेमैन भी बोल सकता था ये चलेगा नहीं। 7 फरवरी को आई जो घटना थी, वो उस पर मैं थोड़ा प्रोसेस पे बात करूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो केवल और केवल एक प्राकृतिक घटना बनकर रह जाती अगर ये 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, एक ऋषिगंगा पे बना हुआ और दूसरा धौली में डाउन स्ट्रीम में तपोवन के नजदीक तपोवन विष्णुप्रयाग परियोजना, अगर ये दोनों हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, दोनों पर विवाद था, दोनों के कोर्ट में चल रहे हैं कुछ। 2013 की जो हाई पावर कमेटी जो बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसने भी कहा था कि ये दोनों डेंजरस हैं, इनको तत्काल बंद कर दो। इसके बावजूद भी वो चले। उसके बाद गवर्नमेंट ने किसी तरह से नॉर्म चेंज करके कोर्ट में जो भी किया होगा मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन बहरहाल इनमें एक चल रही थी, एक में काम चल रहा था द्रुत गति से। ये दोनों के दोनों हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने एक प्राकृतिक घटना को पूर्णतः आपदा में बदला। ये 5%, 10% भी ये नहीं कह सकते आप, ये 100% प्राकृतिक आपदा बनी, वो मानव जनित आपदा थी। एक प्राकृतिक घटना को 100% मानव जनित आपदा में कन्वर्ट का उदाहरण आप देखोगे तो ये है, जो सीधे सीधे, और सब लोगों ने जो भी यहां से गुजरे, केवल जिन्होंने इंस्टॉल किया, जिन्होंने इंस्टॉल करवाया, उनके अलावा सबकी आंखें, कोई अंधा थोड़ी होता आदमी, जानते हैं। तो ये एक भयानक जगह पे ये बने हुए थे, इसकी वजह से 200 के करीब लोगों की जान चली गई और स्क्रैप हो गया, कई जगह रिवर्सिबल डैमेज हो गया है। ये सारी चीजें हैं, ये लगातार ये पुनरावृत्ति पहाड़ों में आप देखोगे, हर जगह आप प्राकृतिक घटना को आपदा में परिवर्तित होते देखोगे मानव क्रियाकलापों से, जैसे कि चारधाम। अच्छा, इसमें ज्यादा मैं इस 7 फरवरी की जो घटना है उस पर ज्यादा नहीं, पर ये इसमें कई कंट्रोवर्सीज भी उठी कि साथ कहा गया कि जो ऋषिगंगा का जो खिरोगार्ड है जिसमें आया था, उसकी भी एक स्ट्रीम थी, उसमें ये इतना पानी कहाँ से आया। तो हम लोगों ने भी ये क्वेश्चन शायद सबसे पहले हम ही लोगों ने उठाया था, उसके बाद कई मॉडल्स दिए गए, लेकिन अभी तक भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है। हालांकि 3 पेपर हमारे पब्लिश हो गए, इसमें दुनिया के काफी लोगों ने पब्लिश कर दिया, वाडी इंस्टीट्यूट ने पब्लिश कर दिया, NGRI ने पब्लिश कर दिया, और एक कनाडा से पेपर पब्लिश आया, बड़े हाई क्वालिटी पेपर आए हैं। लेकिन अभी भी एक डाउट तो बना हुआ है कि इतना पानी आया कहां से, जबकि कोई लेक भी वहां नहीं थी, जाड़ों की बात थी, बारिश भी नहीं थी हो रही, और इतनी जल्दी अगर ग्लेशियर टूटे भी, ग्लेशियर हालांकि टूटा नहीं, ग्लेशियर नहीं टूटा, रॉक का फ्रेगमेंट टूटा जिसके ऊपर बर्फ थी, ग्लेशियर ऐसे नहीं टूटा, तो इतना पानी आया कहां से। ये देखिए, मैं बता रहा था कि खिरोगार्ड के
जो राइट फ्लैंक है उसमें एक दरार थी, और वो दरार से ये इतना बड़ा रॉक का चंक टूटा जो नीचे गिरा। लोग कहते हैं कि इसकी डेब्रिस के गिरने से जो फ्रिक्शन जनरेट होता है उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ा होगा, और इस वैली में उसकी वजह से जितना बर्फ विद्यमान थी वो सडन वो पिघली, और उसके बाद नीचे भाई ग्रेडियंट ज्यादा था, तो वो उसको ज्यादा पानी की जरूरत भी नहीं थी। एक बार अगर उसने रफ्तार पकड़ दी तो एक तरह से सॉलिड ही नीचे को भाई। यार इस बात के संकेत भी मिलते हैं कि उसमें धूल का गुबार बहुत ज्यादा था। ये अगर देखेंगे आप तो ये वैली का उसके बाद का चित्र है। हमारा स्टूडेंट नरेश राणा वहां सबसे पहले पहुंचा था, और इस मक के कारण जो मेन ऋषिगंगा है उसका उसकी स्ट्रीम ब्लॉक भी हुई थी, और वहां लेक भी बनी थी। ये लेक भी बनी। ये जो था ये रेणी गांव है, जो अब जो नेस्तनाबूद हो गया, अब ऐसा हो गया है। दूसरा ये रोड की जहां तक बात है, ये रोड ने उत्तराखंड में तबाही मचा दी। 2000 में हमारे पास कुल 8000 किलोमीटर सड़क थी पूरे उत्तराखंड में। टोटल लेंथ ऑफ द रोड वाज ओनली 8,000 किलोमीटर, और अब ये 50,000 क्रॉस कर रहा है। तो करीब करीब हमने 42,000 किलोमीटर रोड पिछले 20 साल में बना दी। 1 किलोमीटर रोड अगर पहाड़ पे बनाई जाए तो ये स्थापित आंकड़ा है कि 30,000 से 60,000 घन मीटर मलबा पैदा होता है। उत्तराखंड की जहां तक मैं बात करता हूं, हालांकि हिमाचल में भी है, पर हिमाचल में इतनी बेदर्दी से रोडें नहीं बनी है। मैंने हिमाचल देखा है, पर उत्तराखंड में तो पिछले 20 साल में अगर विकास हुआ तो खाली रोडों का हुआ। रोड क्या है, डायरेक्ट पैसा मिलता है रोड में बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, रोड में कुछ नहीं करना, कोई इंजीनियरिंग नहीं है। ये बताऊंगा मैं आगे कि क्या क्या है यहाँ रोड का। रोड के ये देखिए आप कि एक अलाइनमेंट 20, अगर हम कहें कि 42,000 किलोमीटर रोड बनी है पिछले 20 साल में, अगर 30,000 घन मीटर मलबा 1 किलोमीटर रोड बनने में निकलता है, अगर इस कैलकुलेशन को हम करें तो करीब 2 से 250 करोड़ घन मीटर मलबा तो केवल उत्तराखंड की सड़कों ने नदियों नालों में डाल दिया है। ये उत्तराखंड में सड़कें विश्व की सबसे पुरातन टेक्नोलॉजी से बनती है। सारा मलबा डंप कर दिया जाता है डाउन स्लोप साइड में, जो बाद में नदी नालों से मिलके नदी नालों को बंद कर देता है, और उसके बाद मिलके उसको फ्लैश फ्लड के। यही कारण है 1 to 1 मैच करता है कि 2000 के बाद और 2020 के बीच में हर साल जो फ्लैश फ्लड की घटनाएं, अचानक बाढ़ की घटनाएं और लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। ये इन सड़कों ने और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ने बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले किया। अब आप देखिए ये चारधाम रोड का एक वानिकी देख रहा हूँ। ये श्रीनगर से अप स्ट्रीम में 17-18 किलोमीटर अप स्ट्रीम में ये NH58 पे ये चारधाम परियोजना का पार्ट है। ये लैंडस्लाइड पिछले जब से ये रोड बनी है तब से ये क्रोनिक लैंडस्लाइड, इसको कलेसोल लैंडस्लाइड है। आप लिटरेचर में देखेंगे इसमें अरबों रुपए खर्च हुए हैं। इसमें एनजीआर ये क्या कहते हैं CBRI रुड़की ने, IIT रुड़की ने, HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने, इसमें CRRI सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली ने, इसमें क्या कहते हैं वाडिया इंस्टीट्यूट ने, इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने काम किया है, लेकिन ये लैंडस्लाइड रुका नहीं। और ऐसे लैंडस्लाइड सारे पहाड़ की सड़कों पे कई जगह। इन्होंने क्या किया कि इसके बजाय इन्होंने पल्ली तरफ, जो कि एक रिवर टेरेस है, लूज मटेरियल है, अलाइनमेंट चेंज कर दिया यहाँ चारधाम यात्रा के वाइडनिंग में वाले में, चारधाम रोड में। और ये देखिए ये और खतरनाक है, सारा का सारा जो आप देखेंगे कि इससे बचने के लिए इन्होंने ज्यादा खतरा मोल ले लिया है। आप ये देखेंगे कि हमने फरवरी जब से ये कर रहे थे तब से हमने बोल दिया था ये तोता घाटी है जो आजकल सबसे ज्यादा सुर्खियों में, जिसमें हमारा एक फैकल्टी भी मरा है सुंदरियाल, यहीं पे पत्थर गिरने से। हमने ये फोरकास्ट हमने पहले कर दी थी, हमने जनवरी फरवरी में, हमारे रिकॉर्ड है, सब कुछ है, हमने बता दिया था कि यहाँ पे इसने ऊपर से रॉक फॉल होने, बहुत बड़ी मात्रा में रॉक फॉल होने, उसका साइंस हमने दिया था, इसका पब्लिकेशन कर दिया था, हमारा डाउन टू अर्थ में आर्टिकल भी आया था। ये सारी चीजें हमने बता दी थी और इनको समझाया भी था, प्रेषित भी किया था। इसके बावजूद भी देखिए कि आपने यहाँ पे किया और उसके बाद लगातार यहाँ पे बड़े बड़े रॉक बोल्डर्स गिर रहे हैं, लोगों को खतरा भी हो रहा है, ब्लॉक भी हो रहा है, ये हर जगह है। ये अब मैं ऐसा नहीं है कि
जो ये जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, ये अब नई चीज नहीं है, इनकी संख्या और आकार में वृद्धि हो रही है, लेकिन पहले भी ये हुआ था। लेकिन अब और पहले के, अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को, सेंसिटिविटी ऑफ द अथॉरिटीज, गवर्नेंस की अगर हम बात करें, तो क्लियर कट पता चलता है कि आज से 100 साल 150 साल पहले और आज में हम लोग बहुत रसातल में गए हैं बजाय ठीक होने के। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं कि 1893 में अलकनंदा की एक अप स्ट्रीम में एक ट्रिब्यूटरी है, ये जोशीमठ से नीचे और इससे ऊपर चमोली से ऊपर और लेफ्ट की साइड से मिलती है, उसको कहते हैं बिरही घाट। बिरही के अपर रीचेज में गोना एक जगह है, गोना में एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ और 330 मीटर ऊंचा डैम बन गया स्ट्रीम में। 1 साल तक डैम बढ़ता गया और अगस्त 1894 में वो डैम टूटा। लेकिन आप देखिए कि इस बीच क्या हुआ, जो 1 साल का टाइम मिला। आपकी आवाज म्यूट हो गई मेरे ख्याल से। मेरी हेलो, नहीं, आवाज ठीक है आपकी, कंटिन्यू प्रोफेसर साहब। तो कौन बोला म्यूट हो गई? पता नहीं। भट्ट जी बोल रहे नोट कीजिए, जस्ट प्रोसीड। ओहो, बड़ी रिदम तोड़ दिया। तो ये अपर रीचेज में जो इसके बिरही के जो अपर रीचेज में जो लैंडस्लाइड आया, जिसकी वजह से 330 मीटर ऊंचा डैम बना। आवाज नहीं आ रही है एसपी साहब। और उनको तो आ रही है, आप ही को नहीं यार, पता नहीं। मेरे पास तो आ रही है। आ रही है। तो एक लेफ्टिनेंट कर्नल वुलफोर्ड थे, जो इंजीनियर लेफ्टिनेंट कर्नल, उन्होंने वायसराय को चिट्ठी लिखी और रायवाला में वो बैठते थे और उन्होंने चिट्ठी लिखी कि भाई यहाँ एक ऐसा डैम बन गया है और इसकी वजह से बहुत खतरा है, नीचे की डाउन स्ट्रीम साइड में बहुत खतरा हो सकता है। तो बजट सैंक्शन हुआ, उसके लिए स्टाफ भी सैंक्शन हुआ और एक इसके ऊपर से एक शेल्टर भी बनाया गया, एक जगह बनाई गई वहां रहने के लिए। वहां एक चौकीदार बिठाया गया, मॉनिटरिंग डिवाइसेस लगाई गई और रायवाला से और वहां तक, गोना तक, जहां पर ये लेक थी, वहां तक पहाड़ों पर ठोक के देखिए आप। 1851-52 में टेलीफोन आया, 1893 की ये घटना बता रहा हूं मैं। और इन्होंने पेड़ों पे ठोक के वहां तक टेलीफोन लाइन बिछाई और वो टेलीग्राम होते थे, तो वो वहां डिकोड होते थे शिमला में। वहां से डेली की रिपोर्ट मॉनिटरिंग होती थी आवरली बेसिस पे। इसके बेसिस पे फरवरी मार्च में ही फोरकास्ट हो गया था ये करीब अगस्त के करीब फटेगा और फिर उसमें करेक्शन भी किया गया। 25-26 अगस्त 1894 में वो लेक फटी। आप लगाइए, उस जमाने में कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था और पूरे चमोली में कहते हैं कि कहाँ रह गया नीति, कहाँ रह गया माणा, श्याम सिंह पटवारी ने कहाँ जाना। एक पटवारी हुआ करता था जो गांव से कम्युनिकेट करता था शासन की तरफ से। उसने, उन लोगों ने 2-3 पटवारी रहे होंगे रायवाला तक या नीचे तक भी, क्योंकि ये तो रुड़की भी डैमेज हुआ, इसके रुड़की नहर तक पूरी मक से हो गई थी। उन्होंने कम्युनिकेट किया होगा, पूरी बस्तियां इवैक्यूएट की गई, श्रीनगर पूरा खत्म हुआ 1894 की बाढ़ में। रुद्रप्रयाग बहुत बड़ा डैमेज हुआ, कर्णप्रयाग का बाजार डैमेज हुआ, चमोली में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और मैं कह रहा हूं कि हरिद्वार ऋषिकेश में बहुत बड़ा डैमेज हुआ और रुड़की की नहर पूरी मक से सिर से भर गई थी। इतनी बड़ी बाढ़ आई और आपको ये जानकर ये मतलब ताजुब होगा कि उसमें जो कैजुअलिटी हुई मानव डेथ, वो रिकॉर्डेड 1 हुआ। वो भी श्रीनगर में। वो एक बाबा था, बाबा जा रहा था यात्रा, उस लोगों ने बोला बाबा जी हटो, यहाँ तो बाढ़ आने वाले हैं। बाबा ने कहा मैं तो यात्रा के लिए जा रहा हूँ, मैं तो भगवान का भक्त हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और जब बाढ़ आने लगी तो वो आम के पेड़ में चढ़ गया और आम का पेड़ ही उखड़ गया। तो जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता, भगवान भी उसकी रक्षा नहीं करता। इसलिए एक बाबा की डेथ हुई, रिकॉर्डेड। इतना बड़ा मैनेजमेंट, मतलब इतनी सिंसियरिटी उस टाइम पे बताइए आप। और उसके बाद ये चल नहीं रहा, क्या हो गया?
ये 1958 का ये तो श्रीनगर एरिया का चित्र है। और उसके बाद वो पार्शियली वो लेक टूटी थी और उसके बाद उस लेक में बोटिंग होती थी। अंग्रेजों ने वहां मतलब टूरिज्म डेवलप कर दिया था, उसके बाद बोटिंग होती थी। और 1934 के करीब 34 में 39 में तो किताब आ गई थी इनकी। 2 साइंटिस्ट हुए, वो हेम एंड गांसर, एक ग्रुप चेले, ये स्वीडिश थे और ये इधर से जा रहे थे, इधर रानीखेत की तरफ से आए और उस लेक में, गोना लेक में गए। वहां पे शायद मच्छी मुच्छी खा रहे हैं, गुरुचेला बैठे हुए थे, तो वहां पे बोटिंग होती थी। और 1970 में फिर जो जितनी बची हुई थी ये लेक, 1970 में फिर बेलाकोची वाली जो बाढ़ आई, उसी के साथ ये गोना वाली बाढ़ भी, वो पूरा फ्लैश फ्लड आया और उसकी वजह से पूरा का पूरी लेक उसके बाद वो पूरी की पूरी खत्म हो गई, स्क्रिप्ट वाइप आउट हो गई। और वहां पे अब जो स्थिति है, ये 1893 में ये हाइट थी उसकी, 1970 के बाढ़ का ये फ्लड प्लेन मैंने दिखाया है यहाँ पे। और अब 2008 में ये स्थिति थी और अब तो इसमें बच्चे मैच खेलते हैं, ये दिखाने के लिए कि हिमालय इतना फ्रेजाइल है कि यहाँ की चीजें इतनी जल्दी बदलती हैं। जहां पर इतनी बड़ी लेक थी 1970 में वाइप आउट हुई और आज ये स्थिति है। और इन सब के मैंने आपको बताया कि 1894 में उस टाइम पे डिजास्टर मैनेजमेंट का कितनी सिंसियरिटी क्या थी और आज क्या स्थिति है। देखिए जगह जगह आपने जलाशय बना दिए और ये ये वार्निंग सिस्टम है साहब कि आप नदी के किनारे मत जाइए। ग्लोबल वार्मिंग के कारण कभी भी पानी बढ़ सकता है और एवलांच गिर सकते हैं, इसलिए आप लोग अपने रिस्क पर रहिए। और जहां भी है सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। विश्व परियोजना के संचालन के अंतर्गत ट्रांसमिशन लाइन या मशीनों में अकस्मात दोष पैदा होने से कभी भी मशीन को बंद करा जा सकता है और गेट खोले जा सकते हैं, जिसके कारण पानी कभी भी बढ़ सकता है। आप अपने हाल पे हैं, कभी भी बचो। ये है हमारा सिस्टम मैनेजमेंट का, ये स्थितियां। ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक काम नहीं कर रहे हैं। हमने पाया कि टिहरी डैम की, मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, हमारे बैक टू बैक पेपर आया है टिहरी डैम पे। हमने पाया कि टिहरी डैम जब भरता है, जीपीएस स्टडी, हमने भूकंपों के और इस क्रिस्टल डिफॉर्मेशन को पढ़ने के लिए हमने जीपीएस स्टडीज करी थी। लेकिन हमने एक दूसरी बात पाई कि टिहरी डैम के चारों तरफ जो पहाड़ है, जब टिहरी डैम का पानी भरता है तो ये पहाड़ आपस में एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं और जैसे ही मार्च अप्रैल में पानी खत्म हो जाता, कम हो जाता और ये फिर अपनी जगह पे चले जाते हैं। तो 2 साल में सांस जैसी ले रही है ये पूरा एरिया। एक तरफ जैसे ही पानी भरा वैसे नजदीक आ जाए, जैसे कागज में अगर आप कोई वेट रखो तो दूध फोल्ड होके एक नजदीक को आ जाते हैं उसके सिरे, और वैसे उसके बाद छोड़ दो तो दूर चले जाते हैं। ऐसी स्थितियां हमने बताया। ये पेपर बाकायदा ये ऑन रिकॉर्ड है, इस पेपर डीएसटी के पास पता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये कोट किया गया है। इसके बाद हमने पाया कि जो भागीरथी के जो ये स्ट्रीम है जिनमें ये डैम बनाया गया है, चाहे वो कोटेश्वर का डैम है या टिहरी डैम है या उसके ऊपर के डैम है, मनेरी डैम है, ये है, इनकी जो ड्रॉ डाउन इफेक्ट होता है, पानी नीचे और ऊपर होता है रिजर्वायर में, उसकी वजह से सराउंडिंग में बहुत बड़े लेवल पे दरारें आ रही है। इसके पेपर हमारे पब्लिश हुए हैं। इसके अलावा हमने चेताया है कि पंचेश्वर डैम में जो कुछ किया जा रहा है, टिहरी से कोई सबक नहीं लिया जा रहा है। ये हम लोगों के पब्लिकेशन है, हम ऐसे खाली पब्लिश ही नहीं करते हैं, हमारे साथ ही हम लोग इनको गवर्नमेंट्स को भी भेजते हैं कि भैया ऐसा सोचिए, इसमें कुछ, इसमें भी देखिए ये साइंटिफिक फैक्ट्स है, इसको आप इग्नोर डिनाई नहीं कर सकते हैं। हमने 2007 में ये दूसरा पेपर जो दिखा रहा हूं मैं, जिसमें नरेश राणा, एसपी सती, वाईपी सुंदरलाल एट अल है, इसको हमने 2007 में पब्लिश कर दिया था। श्रीनगर डैम के बारे में जो हुआ वो हमने उसकी भविष्यवाणी उस टाइम पे कर दी थी। तो ऐसा नहीं, साइंटिस्ट तो लगे हुए हैं, काम बता भी रहे हैं। लेकिन सच बात यह है कि चारधाम परियोजना का तो मैं साक्षात देख रहा हूं कि ओवरनाइट में पूरी डीपीआर तैयार हो जाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, जो 58 हमारा एक पेपर था 2011 में छपा था, वो करंट साइंस में, उसमें हमने जो नक्शा लगाया था उसमें हमने बताया था कि इस एरिया में ये सेंसिटिविटी है। उन्होंने उस नक्शे को बिना हमारा नाम कोट किए हुए, वो जो डीपीआर बनाने वाली एजेंसी थी, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट जिसने करना था, उसने वो मैप चेपा, उसने हमारे फैक्ट्स निकाले और उसने पैसे कमाए, लाखों में पैसे कमाए होगा, और उसने वो डीपीआर तैयार कर दी, शासन को भेज दी, और उस डीपीआर के आधार पर, जिसमें उनका कोई अध्ययन नहीं।
हमने वो रोड बनाने के उद्देश्य था, हमने अध्ययन किया नहीं था, तो वो तो बहुत दूसरे तरह का, इतना डिटेल अध्ययन नहीं था। इस तरह से रातों रात डीपीआर तैयार हो जा रही है। सच बात यह है कि ये जो हमारा विकास का जो मॉडल है वो हमको बहुत, जितना हम सोच भी नहीं सकते उससे ज्यादा हमको डैमेज कर रहा है, हमारे टेरेन को डैमेज कर रहा है। अभी एक रिसेंट स्टडी आई है जो ये कह रही है कि ग्रेविटेशनल एनोमली जो है उसमें परिवर्तन आ रहा है। मतलब ग्रेविटी के जो नंबर्स है वो चेंज हो रहे हैं। तो ये, और उसने ये बताया है, कैटेगरिकली ये बताया है कि दिस इज बिकॉज ऑफ द इवैक्यूएशन ऑफ द मटेरियल फॉर द डेवलपमेंट पर्पज। जो इवैक्यूएशन हम रोड के नाम पे कर रहे हैं, हाइड्रो पावर्स के नाम पे कर रहे हैं, जो स्ट्रीम्स में डाल रहे हैं, उसके बाद जो इवैक्यूएट होके जो डाउन स्ट्रीम में चले जा रहे हैं, इस बात का आज 1-2 दशक हो गए हैं। इस बात का अध्ययन अब पुख्ता तौर पर, ये अब टेक्स्ट बुक केस हो गया है कि जैसे ही सेडिमेंट नीचे की तरफ को बहते हैं, गंगा यमुना के मैदान में जोर पड़ता है, वहां दबाव बढ़ता है, हिमालय में उसकी प्रक्रिया स्वरूप उत्थान ज्यादा होता है, और उस उत्थान की प्रक्रिया में टूट फूट होती है, भूकंप आते हैं और लैंडस्लाइड्स होते हैं। लेकिन अब इवैक्यूएशन जो हमने कर दिया मैन मेड, उसकी वजह से बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तो ये कुछ बातें हैं कि जो हम सोचते हैं कि ये होनी चाहिए कि सेपरेट अर्बन पॉलिसी, अर्बनाइजेशन की पॉलिसी होनी चाहिए, डेवलपमेंटल पॉलिसी फॉर हिल के लिए अलग होनी चाहिए। हमारे पास हिमालय को कहा जाता है कि व्हाइट स्पॉट ऑन द ग्लोब, हमारे पास डाटा ही नहीं है। जो भी डेवलपमेंटल बड़े बड़े प्लानिंग की जा रही है बिना डाटा के की जा रही है, बिना बेसलाइन डाटा की, बिना प्राइमरी डाटा की जा रही है, जो कि बहुत ही डेंजरस है। ये सारी चीजें हमने जो बताई है, हम कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं, द डिजास्टर्स टू बिगिन विद वाज इंडीड नेचर्स फरी। जो मैंने बताया कि नेचर की प्रोसेस है, नेचर फ्यूरियस हो जाती है तो डिजास्टर आते हैं, लेकिन जो एम्पलीफाई होता है, जो बहुत बड़े पैमाने पर जो हो रहा है, वो तो हम कर रहे हैं उसको, एक प्राकृतिक घटना को हम बना रहे हैं इसको। और यही मुझे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। शायद मैंने ज्यादा टाइम ले लिया।